नमस्कार दोस्तों। आज मैं सिविल कोड का जो क्लर्क और कोर्ट रीडर पोस्ट पे जो बहाली होने जा रही है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि 17/7/2016 को पूछे गए थे। तो इसमें इसका पहले मैं सिलेबस डिफाइन कर देता हूं कि सिलेबस में हिंदी में 20 नंबर और अंग्रेजी 20 नंबर 40 हो गए, और जीके जीएस का 20 नंबर 60 हो गए, और तार्किक क्षमता का 10 नंबर, रीजनिंग यानी कि रीजनिंग का 10 नंबर 70 हो गए, और उसके बाद गणित का 15 और बेसिक कंप्यूटर का 15। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस वायरल हुआ था जो कि 11 फरवरी को दावा कर रहे थे कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन और इसके रिगार्डिंग हिंदुस्तान ने भी अपने प्रेस विज्ञप्ति में छाप दिया था कि हो सकता है एग्ज़ाम। तो इसको लेकर के काफ़ी संशय था लोगों में, जिसको लेकर के कि वेबसाइट ने फिर क्लियर किया, और वेबसाइट ने एक नोटिस स्वरूप में दिया है। सिविल कोड के वेबसाइट पर अभी भी जाएंगे आप तो वहाँ से नोटिस निकलता है कि इस तरह की भ्रामक जानकारी से दूर रहें और वेबसाइट के संपर्क में रहें, कि जब भी जारी करेंगे वो जारी करेंगे, और इधर उधर से जानकारी ना लें और अपने दिमाग में कुछ से कुछ मत भरें या अपनी जानकारी विशेष ना बनाएं। तो कोर्ट को जब देना होगा तो वो दे देंगे आपको। तो इसलिए अभी चलिए हम देखते हैं। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मेक इन इंडिया का अभियान कब शुरू हुआ। तो इसका अभी हम लोग जानते हैं कि मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी, जो कि इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। और मेक इन इंडिया का उद्देश्य जो था, निवेश और निर्माण संरचना को एवं प्रयोगों को वैश्विक केंद्र के रूप में बदलना है। हम लोग जानते हैं कि हम जो इंडिया है हमारा, तो वो खरीदते रहा है। जैसे कि रसिया पे अभी हम हथियार को लेकर के डिपेंडेंट हैं, और अन्य और चीज़ों से को लेकर के, जैसे अमेरिका पे हो गया, जापान पे हो गया, जर्मनी पे हो गया, डिपेंडेंट है। जैसे सिलिकॉन चिप का सबसे बड़ा जो हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब, ताइवान है, जो कि अभी काफ़ी क्राइसिस हुआ था चीन से ताइवान का। तो इसलिए मतलब इसको लेकर के होता है कि अगर किसी देश, कोई देश है हम लोगों के खिलाफ हो गए, या तो किसी ने अपनी दुश्मनी साधनी चाहे, तो 1962 में हमारी हार स्ट्रेटेजिकली क्यों हुई थी? हथियार नहीं था हमारे पास। 10 साल 12 साल हुए थे आज़ाद हुए हम लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन बने, 47 में आज़ाद हुए। उसके बाद 1950 तक हम लोग राजनीतिक रूप से स्थिर हुए। उसके बाद डेवलपमेंट होने में, जबकि इतने सालों से हम लोग गुलामी के चक्र को से गुजरते आ रहे थे, और उसके बाद अपनी सरकार बनी थी, जो कि हम लोगों को इतना मजबूत नहीं था देश, और जो कि डिफेंड नहीं कर सके, इसके कारण कि अक्साई चीन वाला जो विवाद जम्मू कश्मीर के हम लोग को पूर्व तरफ जो चलते रहता है, और पीओ के पाकिस्तान उस तरफ। तो उस टाइम उतना मजबूत नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने बहुत दम दिखाया था। तो इसको लेकर के मेक इन इंडिया का जो हम लोगों का प्रोसेस है वो स्टार्ट किया है मोदी जी ने। ये हो जाएगा 25 दिसंबर 2014 को। तो अगला हम लोग देख लेते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस जानवर को अघन्या घोषित किया गया। तो अघन्या घोषित किया गया है कि गाय को, गाय जो है ऋग्वेद में गाय को अघन्या घोषित किया गया। इसका बी नंबर आंसर होगा कि ऋग्वेद विश्व में प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है। ये तो सब लोग जानते हैं। ऋग्वेद के काल में या पूर्व वैदिक के काल में हम लोग कह सकते हैं कि गाय को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया था, क्योंकि गाय ऋग्वेद काल में धन का आहार और विनिमय का साधन माना गया है। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक गाय थी उस काल में वो उतना अधिक धनी माना जाता था। गाय को विनिमय साधन के रूप में पूर्व वैदिक काल में माना गया था। गाय के लिए पूर्व वैदिक काल में, मुख्यतः ऋग्वैदिक काल में युद्ध भी हो जाता था कि गाय के कारण किसी का ले लिया या किसी को कोई क्षति या हानि पहुंचा दिया। तो हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि उस टाइम गाय के लिए एक वर्ड गविष्टि का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ होता था गाय की खोज करना। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो तीसरे नंबर पे 15 जनवरी 2015 तक आरबीआई द्वारा संशोधित रेपो रेट क्या थी। तो हम लोग जानते हैं कि 2015 के बाद रेपो रेट में कुछ बदलाव आया है। तो 2015 तक का बात कर लेते हैं हम लोग। 2015 तक में 7.75 थी। ये बी नंबर हमारा आंसर होगा कि 15 जनवरी 2015 तक आरबीआई द्वारा संशोधित रेपो रेट के दर जो था 7.75 थी। और अगस्त 2022 अभी जो हम रिसेंटली जो डेटा आया है
के अनुसार रेपो रेट 4.90 से बढ़कर आरबीआई द्वारा 5.40 कर दिया गया। तो रेपो दर क्या होता है, अभी हम लोग देख लेते हैं। रेपो दर क्या है कि रेपो दर वह दर है जिस दर पर आरबीआई अल्पकाल के लिए व्यावसायिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो अगस्त 2022 तक बैंक रेट 5.65 है और अगस्त 2022 तक रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। मौद्रिक नीति की घोषणा आरबीआई द्वारा ही की जाती है। तो अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जीरो फेप्थिलेमिया रोग किसके द्वारा होता है। तो हम लोग जानते हैं जीरो फेप्थिलेमिया बोलें या तो हम लोग रतौंधी बोलें, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए ये हमारा आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम हम लोग जानते हैं कि रेटिनॉल होता है और विटामिन ए की पूर्ति जो होता है वो मछली के यकृत में काफ़ी सारा जो वसा होता है, चर्बी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर होता है। तो उससे हम लोग कर सकते हैं और साग सब्जियां खा के हम लोग अपना इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो ये नंबर हो गया। तो अगला 5 नंबर हम लोग देख सकते हैं, किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये इसका ए नंबर आंसर होगा। क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा देश की अर्थव्यवस्था में चीनी उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश ब्राज़ील है। भारत चीनी के उत्पादन में, भारत का अगर स्थान हम लोग देखें तो भारत का स्थान दूसरा है चीनी के उत्पादन में। और चीनी का कटोरा अगर हम लोग भारत में कहते हैं तो वो उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। सर्वाधिक चीनी का उत्पादन हमारे देश में उत्तर प्रदेश ही करता है। और सर्वाधिक चीनी का मिल अगर बोलेंगे तो सर्वाधिक चीनी मिल महाराष्ट्र में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया कील अनुपस्थित होता है। कील क्या चीज़ में नहीं होता है, तो ये बत्तख में कील अनुपस्थित रहता है, बत्तख में कील नहीं होता है। तो आगे अब हम लोग देख लेते हैं। ये बत्तख हो गया। अब आगे 7 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को अनुच्छेद 167 करता है। संविधान के अनुच्छेद 167 में क्या है, 167 के अंतर्गत है मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्यपाल को समय समय में मिलकर अपने कार्यों से अवगत कराना है। और राज्यपाल जो कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री अपने राज्य में, तो उससे जो संवैधानिक रूप से बैठे हैं राज्यपाल उनको बताना है कि मैंने राज्य में ये काम किया। राज्यपाल जो भी शासन संबंधी जानकारी मांगता है मुख्यमंत्री से, वो उसको उपलब्ध कराना होता है उनको। यदि किसी विषय पर एक मंत्री ने निर्णय ले लिया और राज्यपाल उस विषय को कैबिनेट में रखने के लिए आदेश दे, तो उस विषय को अवश्य रखना पड़ेगा उनको। तो ये इसका आंसर है 167, डी नंबर आंसर हो गया। तो निम्नलिखित में सबसे तेज मेमोरी कौन सी, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। देखिए कैच मेमोरी जो होती है वो सबसे तेज मेमोरी होती है। किसी भी लैपटॉप या रैम या आपका हमारा फ़ोन होता है तो उसमें विभिन्न तरह का अलग अलग होता है, मतलब तीव्रता के अनुसार से अलग मेमोरी। पहले रजिस्टर होता है जो छोटा सा एक रजिस्टर 1 बाइट स्टोर करने का होता है, रजिस्टर होता है। उसके बाद कैश मेमोरी होता है। उसके बाद रैम रोम होता है कि रैम रोम से भी फास्ट, एक तो रैम टाइम वोलेटाइल एंड फास्ट होता है, कैश मेमोरी उससे भी ज़्यादा फास्ट होता है। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क आ गया, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, तब मैग्नेटिक टेप कहते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा कैश मेमोरी। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है। तो हमारे शरीर के अंदर कौन सा विटामिन नहीं बनता है, ये विटामिन ए है। ये विटामिन ए हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है। विटामिन ए शरीर में इन्फेक्शन को रोकने में हम लोग को मदद करता है। और हम लोग जानते हैं कि विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन ने किया था। और एक गोल्डन राइस आता है, स्वर्ण चावल विटामिन ए के लिए तैयार की गई है, जो कि तैयार हुई है, वो मार्केट में मिलती है। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है, वसा में ये घुल जाते हैं। तो विटामिन ए हो गया। अभी देखते हैं हम लोग आगे 10 नंबर, निम्नलिखित में किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं। तो इसका आंसर तो आप लोग जानते ही होंगे, किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं, तो वो होता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह क्या होता है, शुक्र ग्रह। और देखिए शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के पास भी उपग्रह नहीं होता है। फेबोस और डिमोस जो होता है वो मंगल ग्रह का 2 अलग अलग उपग्रह है। मंगल के 2, डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो अभी हम देखते हैं
अगला क्वेश्चन 11 नंबर ये तो हो गया सुपर। और निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी विश्व T20 फाइनल में श्रीलंकाई टीम की कप्तानी की? श्रीलंकाई टीम की कप्तानी किसने की? तो इसको देखते हैं लसित मलिंगा जो होते हैं मलिंगा, श्रीलंका के जो पहले खिलाड़ी हैं। तो लसित मलिंगा इन्होंने ही इनको किया था। लसित मलिंगा ने अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच जो आईसीसी विश्व कप T20 फाइनल जो हुआ था, श्रीलंका टीम की कप्तानी की थी उन्होंने। तो 2014 में श्रीलंका विजेता है जो भारत को हराकर उन्होंने विजय प्राप्त किया था। तो अभी देखते हैं आगे कि भारतीय रेलवे में कौन सा जोन सबसे छोटा जोन है। भारतीय रेलवे में अभी आप सोचिए कि कौन सा जोन सबसे छोटा जोन है। तो भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कोलकाता मेट्रो है। कोलकाता मेट्रो जो कि सबसे छोटा रेलवे जोन है। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को ही हुआ था। कोलकाता मेट्रो को भारतीय रेलवे ने 70वां जोन घोषित किया। भारत का सबसे बड़ा जो जोन उत्तर रेलवे का जोन है। तो दक्षिण तटीय रेलवे का जोन विशाखापट्टनम को बनाएगा, दक्षिण तटीय का। तो अभी हम इसको कर लेते हैं, कोलकाता मेट्रो हो गया। अभी हम देखते हैं आगे से। क्वार्टर्ज कायांतरित हुआ है। क्वार्टर्ज क्या चीज़ से कायांतरित हुआ था? क्वार्टर जो बलुआ पत्थर से कायांतरित हुआ है, बलुआ पत्थर से। सारे अलग अलग हैं तो क्वार्टर्ज बलुआ पत्थर से कायांतरित हुआ है। आगे देखते हैं अरिहंत क्या है। अरिहंत एक परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल या पनडुब्बी है। तो ये हो गया इसका डी नंबर। 14 नंबर का निम्नलिखित में कौन 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुए? तो 2014 के डिप्टी गवर्नर के रूप में कौन शामिल हुए? तो अभी इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है कप्तान सिंह, डॉक्टर अमरजीत, डॉक्टर CA बंदोपाध्याय और SS मुंद्रा। तो SS मुंद्रा जो है 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुए हैं। तो RBI का जो गवर्नर अभी है, अभी गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। RBI का प्रथम गवर्नर जो प्रथम बार में RBI के गवर्नर बने थे ओसबोर्न स्मिथ। जो इसकी स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना जो ब्रिटिश ने की थी वो 1935 में ही हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में हुआ। और सभी बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के टाइम पे 1969 में हुआ था। और उस समय जब 1949 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ था उस टाइम RBI के गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर। भारत की निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ये तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी रेगुर मिट्टी होती है। तो रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। और रेगुर मिट्टी को ही कपासी मिट्टी भी इसको कहते हैं। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी को स्वतः जोता हुआ मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय नाम जो होता है चारजों मिट्टी है, चारजों। तो इसका हो जाएगा रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर 2015 का 7वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस के किस भाग में आयोजित किया गया था? रूस के कहाँ, किस शहर में आयोजित किया गया था? तो रूस के ये उफा शहर में, रूस के उफा शहर में आयोजित किया गया था। इसका ऑप्शन डी होगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हो गया। और 18 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन सा होता है? तो जिबेरेलिन एक पादप हार्मोन है।
पादप हार्मोन अलग अलग होते हैं। तो इसमें है ऑक्सिन होता है, जिबेरेलिन्स होता है, साइटोकाइन्स होता है, एबिसिसिक एसिड होता है, एथिलीन होता है, ये सब होते हैं पादप हार्मोन। तो इसका हो जाएगा जिबेरेलिन। ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इनका नाम तो आप लोग जानते होंगे कि अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है ये, इंडिया विंस फ्रीडम। निम्नलिखित में किस देश का संविधान अलिखित नहीं लिखा हुआ? यूके जो होता है, जिनके अभी ऋषि सुनक बने हैं, जिनके प्रधानमंत्री यूके। यूके का संविधान, यूनाइटेड किंगडम का संविधान लिखित नहीं है। तो आगे देखते हैं हम लोग। सरोद में कितने तार होते हैं? तो सरोद में कितने तार होते हैं? सरोद में 7 तार होते हैं। सरोद एक वाद्य यंत्र है, इसको 4 श्रेणियों में बांटा सकता है। तत्व वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनिधि वाद्य यंत्र और धातु वाद्य यंत्र। तो सारंगी वाद्य यंत्र जो होता है उसमें 27 तार होते हैं, कामत्ता में 12 तार होते हैं, वीणा में भी 7 ही तार होते हैं, और सरोद में जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो 7 ही तार होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो ल्यूमेन किसकी इकाई? ल्यूमेन एक ज्योति फलस की इकाई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश? तो ये जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में। आगे देखते हैं शुष्क बर्फ कुछ नहीं बल्कि कौन सा है? इसमें धोवन सोडा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन गैसीय ऑक्साइड और कार्बन ठोस कार्बन ऑक्साइड। तो शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब 25 नंबर से। तो 25 नंबर हम लोग आगे, तो 25 नंबर में अविस्मरणीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है। तो ये क्या होगा? अविस्मरणीय गीत वंदे मातरम 25 नंबर ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। तो ये हो गए। और अभी के बाद से यहाँ से अब मैथ का क्वेश्चन है, इसके लिए ये करना पड़ेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि 20 क्वेश्चन मैथ के बाद से क्या है। तो इंग्लिश का क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं कि 51 से इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो इंग्लिश जो है ये फुल अल्टरनेटिव, हाँ ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, मतलब कम समय के लिए जो चलता है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है रोटरी, रेगुलर, ट्रांजिटरी और रिपोजिटरी। तो ये इतने सारे ऑप्शन हमारे दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रोटरी का मतलब क्या होता है। रोटरी का मतलब किसी केंद्र या धुरी पर घूमने वाला कोई चीज़, ठीक है। और रेगुलर जो होता है, रेगुलर होता है नियमित जो, और उसके बाद रिपोजिटरी मतलब भंडार कोष, और ट्रांजिटरी एक हम नहीं बताते। ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षणिक। तो क्षणिक यही हमारा ऑप्शन है, क्षणिक, शॉर्ट टाइम के लिए। चलिए, ए पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार, ठीक है। तो जो वह एक ऐसा आदमी जो वार नहीं चाहता, शांति चाहता है, युद्ध को बिलीव नहीं करता, हटाना चाहता है युद्ध को, तो उसको क्या कह सकते हैं? तो हमारा पेसिफिस्ट है, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है और फासिस्ट है। तो हम लोग एक एक करके इसका अर्थ देते हैं। पेसिफिस्ट का मतलब होता है अमन पसंद, वैसा व्यक्ति जो शांति चाहता है, पीस चाहता है, शांति चाहता है। अगला जो है कम्युनिस्ट क्या होता है? मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादी की अलग विचारधाराएं होती हैं। सोशलिस्ट, अगला जो सोशलिस्ट है वो समाजवादी, समाजवाद का प्रचार करता है। एक और जो है वो फासिस्टवादी। तो अभी हम लोगों का यहाँ आंसर हो जाएगा पेसिफिस्ट, शांति चाहने वाला। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, किसी चीज़ पे विश्वास कर लेने वाला आदमी क्या होता है? तो वो होता है सहज विश्वासी, होता है क्रेडुलस।
क्रेडुलस हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्रेडुलस। अभी देखिए इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब होता है कि वैसा आदमी जो कि किसी चीज़ पर विश्वास ना करे, अविश्वसनीय। और क्रेडिबल जो होता है, क्रेडिबल होता है कि विश्वास करने योग्य होता है, और इनक्रेडुलस जो होता है वो अविश्वासी होता है। तो आगे कहता है कि फाइंड मिस स्पेल्ड वर्ड, मतलब किस में मिस हो गया है लिखने में। तो इसका अभी देखते हैं हम लोग आर्चरी। आर्चरी जो है इसमें आर्चरी का स्पेलिंग सही है, और डोज का तो हमको नहीं लग रहा है। ऑथेंटिसिटी का देखते हैं, ऑथेंटिसिटी का तो सही है, UTHENTICITY यही होता है, और अथॉरिटी का भी यही होता है। ऑर्डोस, ऑर्डोस का हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो ऑर्डोस का स्पेलिंग इसमें होता है हाँ, तो ऑर्डोस होता है ARDUOUS ना, ARDUOUS, ये होता है ऑर्डोस। तो ये हमारा हो जाएगा, और अथॉरिटी तो हो गया फिर, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग 55 नंबर। ए पर्सन हु डाइस ऑन हिज ऑन एफर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन, मतलब एक आदमी वह अपना एफर्ट लगाता है बेस्ट चांस को प्राप्त करने में या जीतने में। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कि एक ट्रस्ट टाइप का वर्ड इसमें आना चाहिए। तो सबसे मेक्स तो नहीं होगा, मेक्स हिज एफर्ट नहीं, रन्स भी नहीं होगा, और पुट्स भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें रियलाइज है। तो अभी आगे हम लोग देखते हैं ऑल द पार्टिसिपेंट्स डाइस एंड रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। तो ऑल द पार्टिसिपेंट्स में क्या है, सभी प्रतियोगी, डाइस रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। हाँ, तो इसमें कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो होगा ऑल द पार्टिसिपेंट्स के बाद बिल्कुल सिर्फ नाउन का ही प्रयोग होगा ग्रामर के अनुसार से। रिक्त स्थान के ठीक पहले नाउन के साथ जो अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग है, तो अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग तो है ही नहीं, इसमें लोप है उसका, अपस्ट्रॉफी का एस का प्रयोग है, तो इसलिए नाउन जोड़ा जाएगा। ये इसमें रैंक ही हो जाएगा। तो नाउन में जो नाउन हम लोग बनाते हैं तो वो सिंपल वर्ड होता है, ठीक है। ऑल द पार्टिसिपेंट रैंक एंड रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। और आगे तो 57 नंबर देखते हैं। 57 नंबर का हो जाएगा इसमें कौन सा गड़बड़ है, ऑर्थोडॉक्स ठीक है, इफोरिया ठीक है, यूटिलिटेरियन ये भी ठीक है, इनेमीज इनेमीज इसे नहीं होता, ENEMY होता है। तो अगर इसका प्लूरल भी बनाएंगे तो ENEMIS इनेमीज ऐसे होगा, इनेमीज। तो ये हो गया हमारा। अभी आगे हम लोग देखते हैं कि हाँ एक और है फाइंड मिस स्पेल्ड वर्ड के लिए। तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें है ओसोफेगस, हार्ट, स्पाइन और डायफ्राम। तो ये ओसोगस हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें ई से शुरू होता है ओसोगस, ESO होता है, ESO PHAGUS, इसका मतलब होता है ग्रास नली होता है। तो आगे देखते हैं अगला, सी इज ब्यूटीफुल डाइस ब्रेव। सी इज ब्यूटीफुल, हाँ देखिए ये सोने पे सुहागा जैसे कहावत है ना, तो वैसे ही है कि मतलब वह वहाँ ये सुंदर भी है और उसके बाद ब्रेव भी है। तो इसमें क्या होता है कि इसको देखिए
इस तरह के अगर वाक्य आए कि दोनों सकारात्मक हो तो उसको एंड से जोड़ा जाता है, ब्रेड एंड बटर जैसे जोड़ा जाता है। इसी तरह ऑल द, अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन 60 नंबर, ऑल द डिसीजंस डाइस आर लाइकली टू बी टेकन बाय सेंसस। तो ये हो जाएगा कि ऑल द डिसीजंस, सभी डिसीजंस, इसमें हो जाएगा हाउएवर, जबकि आर लाइकली टू बी टेकन बाय कॉन्सेंसस, मतलब सभी संज्ञान में लिए गए। तो अभी देखते हैं 61 नंबर, क्या है, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही, कहाँ उन्होंने जमा किया अपने पैसे को, इस तरह की फीलिंग आ रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जमा किया मतलब कि जमा तो कर चुका हो ना। अभी वाक्य में दो तरह के क्लाउज हैं। प्रथम क्लाउज में जो कुड का प्रयोग हुआ है, तो कुड का प्रयोग पास्ट में ही होता है, ठीक है। तो पास्ट में होता है मतलब पीछे की घटना है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा पास्ट वाला, हैड डिपॉजिटेड द मनी, उन्होंने कहाँ जमा किया उनको याद नहीं। अभी देखते हैं 62 नंबर, 62, सी हैड फ्रिक्वेंट टूथेस, सी डिसाइडेड टू, तो इसके पास फ्रिक्वेंट दांत है और सी डिसाइडेड टू क्या करेगी। अभी इसमें दोनों ऑप्शन हो जाएगा कि हैविंग हर टीथ रिमूव्ड, मतलब ये निकालेगी अपने टूथ को, और ऑप्शन है रिमूव हर टीथ, रिमूविंग हर टीथ, हैव हर टीथ रिमूव, हाँ ये हो जाएगा हैविंग हर टीथ रिमूव्ड। चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर, एट द वन टाइम्स राम डैश हिज सुपर मार्क। तो 63 नंबर में अभी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हो जाएगा एट द वन टाइम्स राम ऑन्ड, मतलब देखिए ये प्रीवियस की घटना है कि एक समय में मिस्टर राम एक सुपरमार्केट के मालिक थे, लेकिन अभी नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं कि अपोजिट मीनिंग इसमें चुनना है। तो अपोजिट मीनिंग रिपेल, रिपेल का सबसे पहले मतलब हम लोग समझते हैं कि रिपेल का मतलब क्या होता है, हटाना होता है। रिपेल का मतलब हटाना, त्यागना या प्रतिकस्त करना, इस तरह का अपोजिट। तो इसका रिपेल का मतलब हटाना, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, अट्रैक्ट मतलब अपनी ओर खींचना, अटेंड मतलब अटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ में अटेंड करना या शामिल करना, और कॉन्सेंट्रेट मतलब एकाग्र होना। तो इन चारों अर्थों को मिलाकर हमें अट्रैक्ट आता है। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित होना, रिपेल मतलब हटाना और आकर्षित होना, ठीक है। तो अपेलिंग 65 नंबर, 65 नंबर अपेलिंग मतलब क्या होता है, डरावना। डरावना हो गया, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा। तो अभी देख लेते हैं हम लोग सभी ऑप्शंस को कि पहला है स्कैरिंग का मतलब होता है डरावना जो डरा दे। हॉरिफाइंग का मतलब होता है डरावना। और शॉकिंग का मतलब भी दुखद होता है। तो एक ही ऑप्शन है कंसोलिंग मतलब सांत्वना देना, कंसोल करना, शांत करना। पेसिफाई, अगला पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना का अपोजिट है थ्रेटन का मतलब क्या होता है, थ्रेटन मतलब धमकाना या डराना, ठीक है। अगला चैलेंज का मतलब हो जाएगा, चैलेंज का मतलब चुनौती देना हो जाएगा, चुनौती देना, किसी को चैलेंज दे रहे। क्वारल मतलब झगड़ा करना। और इनरेज का मतलब क्या हुआ, इनरेज का मतलब होता है क्रोधित करना, किसी को क्रोधित करना। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इनरेज हो जाएगा, इनरेज क्रोधित करना। पेसिफाई में क्रोधित करना, थ्रेटन मतलब धमकाना हो जाएगा, शांत करना हो जाएगा, और इनरेज मतलब क्रोधित करना। तो अभी आगे हम लोग देख लेते हैं बैकबोन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का मेन चीज़। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, तो रीढ़ की हड्डी 67 है। बैकबोन मतलब इशारा किया या बुलाया, तो बैकबोन का ये यहाँ अर्थ हो गया। तो इसका मतलब यहाँ हम लोग को बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, ठीक है। सेंट मतलब भेजा। एक्विटेड का मतलब होता है कि किसी को मुक्त किया,
एक्यूज्ड जो होता है वो आरोपी होता है, तो यहाँ पे कॉल्ड हो जाएगा, बुलाया, बैकबोन्ड। ठीक, अभी आगे देखते हैं ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है कि जिद्दी हो जाएगा। इसका बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड हो जाएगा क्लेवर का मतलब होता है कि चालाक। और प्रिटी मतलब सुंदर, सिली मतलब सुस्त, स्टबबोर्न मतलब जिद्दी होता है, स्टबबोर्न जिद्दी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अभी आगे देखते हैं हम लोग, आगे है डेरिपिट्यूड है। तो डेरिपिट्यूड का ऑप्शन है हमारा। डेरिपिट्यूड का मतलब पहले हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब होता है कि दुर्बल जो व्यक्ति है, तो डिक्रिपिट्यूड। अभी हम लोग देखते हैं अगला ऑप्शन क्राउड का मतलब होता है कि भीड़। और आगे जो है फीबलनेस, फीबल का मतलब क्या होता है कि दुर्बलता, फीबलनेस दुर्बलता हो जाएगा। और कूल का मतलब होता है कि जो कूल है, शांत है, तो शांत हो गया। और उसके बाद डिजीज का मतलब बीमारी होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 69 का डिजीज। और यहाँ क्योंकि है कि जीर्णता दुर्बलता है, तो जो बीमार होगा वही तो जीर्णता दुर्बलता से ग्रसित होगा। तो अभी हम लोग आगे देख रहे हैं कि आगे है आर यू रियली डिजायरस डैश विजिटिंग जापान अबाउट इन ऑफ टू। तो क्या हो जाएगा कि डिजायरस मतलब होता है इच्छुक हमेशा, तो डिजायरस के साथ है हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, तो यहाँ ऑफ हो जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि द स्काई इज ओवरकास्ट वी डैश स्टोर्म विल सून ब्रस्ट। तो स्काई इज ओवरकास्ट मतलब बादलों से भर गया ना। तो यहाँ हम लोग ले लेंगे क्या 71 नंबर। स्काई इज ओवरकास्ट हो जाएगा, तो इसका एक्सपेक्ट। तो हम लोग आशा करते हैं कि ये ब्रस्ट कर जाएगा, स्टॉर्म ना, तूफान जो आ रहा है। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है 72 कैंडिडेट से एक्सपेक्टेशन वाज फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। तो कैंडिडेट का एक्सपेडिशन क्या है कि 72 नंबर इसका सही जो मीनिंग हो जाएगा थी ऑप्शन हो जाएगा उसका रिमार्केबल फॉर दिस ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। दो बहादुरी और चालाकी के लिए, क्लैरिटी के लिए, स्पष्टता के रूप में रिमार्केबल इसमें आंसर हो जाएगा। तो अभी आगे हम लोग देखते हैं द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल प्ली। तो यहाँ आइडियम और फ्रेज है टू ईट हम्बल प्ली का मतलब होता है कि नाक रगड़ना या माफ़ी मांगना। तो इसमें देख लेते हैं कि टू हैव अपोलोजाइज, इसमें यही हो जाएगा आंसर बी नंबर। अभी देखते हैं सेंट्स लाइफ वाज एन ओपन बुक मतलब होता है खुली किताब होना। तो खुली किताब का ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर 74 का डी नंबर। 1 दैट हेल्ड नो सीक्रेट मतलब खुली किताब जो जिसके बारे में, जिसकी ज़िंदगी के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो ये हो गया यहाँ 74 तक। अभी आगे हम लोग देखते हैं ही वाज ए वेरी नाइस मैनर बट यू वुड बेटर टेक व्हाट ही सेज विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट। ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब क्या होता है? ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब होता है विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब संदेहास्पद रूप से ना, विदाउट विलिंग और बिलीविंग ना। तो इसका हो जाएगा क्या, देख लेते हैं विदाउट विलिंग और बिलीविंग। ये तो हो गया ऑप्शन हमारा आंसर का। आगे है टू क्रिटिसाइज, ये तो नहीं होगा। टू लिसन समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट और टू कॉम्प्लीमेंट, ये भी नहीं होगा। चलिए अभी ये हमारा इतना
हो गया इंग्लिश का। अभी क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं 76 से हिंदी के क्वेश्चन। तो हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी के क्वेश्चन में सबसे पहला है निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल असंगत शब्द को चिन्हित कीजिए जो असंगत शब्द है। तो देख लेते हैं कि असंगत शब्द कौन सा है। शारीरिक, अधिक, दैहिक, मानसिक ना, तो ये अलग अलग हैं। तो इसमें असंगत हो जाएगा 76 नंबर का। ये दिए गए जो विकल्पों में मतलब देखिए, शारीरिक तो मतलब शारीरिक हो गया, दैहिक का मतलब दैहिक हो गया, और अधि जो शब्द दिया है अधि का मतलब क्या होता है? अधि का मतलब होता है अधि का मतलब अधिकार या अधिपति हो सकता है। और दैहिक तो दैहिक और मानसिक तो मानसिक, तो ये यहाँ बेमेल शब्द है। अगला देखते हैं 77 नंबर हम लोग। मस्तक, सिर, शीश और शीर्ष ना, तो क्या हो जाएगा? सारा तो एक तरह ही लग रहा है, मस्तक और सिर, शीश और शीर्ष। तो सबसे देखिए, मस्तक का मतलब माथा हो गया, सिर का मतलब ये माथा हो गया, और शीश झुका ना, शीश का मतलब माथा हो गया। शीर्ष मतलब ऊपर वाला भाग, ऊपरी हिस्सा, तो ये शीर्ष हो जाएगा। अभी देखते हैं 78 नंबर में कठिनाई, जटिलता, खेद और समस्या। तो अभी देखते हैं हम लोग कि 78 नंबर में क्या हो सकता है। तो कठिनाई का मतलब किसी चीज़ में कठिनाई उत्पन्न होना, और जटिलता का मतलब जटिलता या एक सेम ही प्रकार का, और समस्या का मतलब वही हो गया, समस्या उत्पन्न होना। खेद मतलब एक तरह से खेद प्रकट करना, खेद दुख प्रकट करना, तो किसी को अफसोस होना, इस तरह का फीलिंग आता है, तो ये खेद हो जाएगा। 79 में हम लोग देख सकते हैं कि स्वर्ग क्या है? स्वर्ग निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची छांटिए। तो स्वर्ग जो है उसका ब्रह्मांड, धव, यमलोक और नरक। तो इसमें हो जाएगा स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होता है धव। ये तो धव हो गया। भगीरथी क्या है? भगीरथी तो काफ़ी पॉपुलर वर्ड है। तो भगीरथी का पर्यायवाची शब्द है गंगा। यहाँ निर्झरनी, सरिता, यमुना, ये सब अलग अलग हैं। तो रात्रि, अब देखते हैं रात्रि में क्या होता है कि रात्रि में रात्रि जो शब्द है वो हो जाएगा विभावारी रात्रि का। अभी आगे देखते हैं 82 निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत की भाषा का अपभ्रंश है। तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश ये पाली भाषा जो संस्कृत से ही टूटकर बनी है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस जो लिखा गया है हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन में है भोजपुरी, मागधी, अवधी और ब्रज भाषा। तो ये रामचरितमानस जो है ये अवधी में लिखा गया है। नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में देख लेते हैं हम लोग कि नीलगाय में अपदान, संबंध, अधिकरण और अधिकरण और संप्रदान। तो इसमें अपादान हो जाएगा, क्योंकि नीलगाय में कर्मधारय समास होता है। इस समास में मतलब पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। तो यही है 4 पाई। अभी देखते हैं कि इसमें कर्मधारय समास जो होता है इसमें बाद वाला पद प्रधान होता है। 4 पाई, 4 हो इसमें पाई ना, जैसे नील गाय होता है। नीला है नील गाय, नीली है जो गाय, जैसे काली मिर्च ना, काली है जो मिर्च, नील कमल, नीला है जो कमल। इस तरह का जो होता है कि ये कर्मधारय समास का अपादान के अंतर्गत जो आता है। ठीक है। 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो 6 वर्ण जो होता है क और स के योग से बना है। तो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा क और स। विकल्प चुनिए। इसमें दिए गए
शब्दों के सही संधि का विकल्प चुने। सही संधि को कौन कौन सा है इसमें? उन्नति। उन्नति का इसमें संधि खोजना है कि व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि। तो यहाँ उन्नति में व्यंजन संधि हो जाएगा, व्यंजित रूप से ये जुड़ा है। अभी 88 देख लेते हैं। रेखांकित। रेखांकित में दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, स्वर संधि। तो इसको इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा। तो अगर इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं कुछ दिन में एक हिंदी व्याकरण पे एक वीडियो डालूंगा कि जिसमें पूर्ण रूप से हिंदी व्याकरण का विश्लेषण रहेगा कि कैसे क्या क्या होता है और कौन सा शॉर्ट रूप में हम लोग तैयारी अगर करना चाहते हैं इसकी तो इसको हम लोग कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं 89 नंबर हम लोग संसार। संसार का जो होता है 89 नंबर संसार का संधि। संसार में कौन सा संधि है? संसार का इसमें व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि आप लोग इसका डिटेल से देख लीजिएगा। डिटेल तो इतना करवाएगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी देख लेते हैं 90 नंबर दशानन। दशानन में 10 आनन हो जिसका, 10 भुजा हो जिसका। तो इस तरह में यहाँ पूछ रहा है कि नीचे प्रयुक्त समास छठी कौन से समास है? तो दशानन बहुव्रीहि समास, इसका अलग अलग अंग होता है। ये बहुव्रीहि हो गया। पीताम्बर, पीला अंबर जिसका है। तो पीताम्बर, पीताम्बर में भी बहुव्रीहि समास में ही पीताम्बर आएगा। 1 नंबर इसका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति। यथाशक्ति जो होता है अब यही भाव समास है ये यथाशक्ति। अभी आगे देख लेते हैं 93 अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब कुछ तो लग जाना। ठीक है। अंधे लोकोक्ति अर्थ है भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, नहीं मिल रहा है और भाग्य से अगर कोई मिलता है। अंधा शब्द से, ठीक है। तो इसमें ये हो गया भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। तो अंधा शब्द से संबंधित कुछ कुछ अन्य लोकोक्तियाँ हैं जो मैं बता देना चाहता हूँ कि अंधा क्या चाहे 2 आँखें, मतलब इसका मतलब कि इच्छित वस्तु को प्राप्त होना, जो वस्तु चाहते हैं आप, जो आप कल्पना कर रहे हैं कि मिले हमको वही मिल जाना। अंधे पीछे कुत्ते खाएं, मतलब किसी की कमाई, मतलब इसका कोई सर पैर नहीं है, कोई काम कर रहा है कोई खा रहा है। तो अंधे के पीछे कुत्ते खाएं, किसी की कमाई अथवा परिश्रम का लाभ कोई और उठा रहा है। और एक है कि अंधे बांटे रेवड़ी फिर भी अपने अपने को ही दे, तो स्वार्थ का लाभ या संपूर्ण लाभ उठाना हो गया। तो चलिए ये हो गया इसमें 93 और 94 का। अब अभी हम लोग देख लेते हैं कि अगला है कि हथेली पे सरसों नहीं जमती। तो हथेली पे सरसों नहीं जमती, तो इसका ऑप्शन देखते हैं सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं। अगला है सफलता समय पर आती है और हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। काम के लिए समय चाहे, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। तो इसमें हो जाएगा यही, काम के लिए समय चाहिए, ऐसे नहीं कि बोले बस फटाक से काम हो गया। तो आगे है कि 99 के फेर में पढ़ना। तो 99 के फेर में पढ़ना का मतलब हो जाएगा अभी आपका कि जैसे धन कमाने में लगा रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी के चक्कर में पड़ जाना, परिवार के झंझट से दूर रहना। तो 99 का फेर एक कहानी है कि किसी के पास 99 रुपये होते हैं और 100 रुपये पूरा करना चाहता है, तो 100 रुपये के ख्यालों में खोया रहता है और 100 रुपये पूरे नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए आप काम नहीं करेंगे तो कुछ खाएँ कैसे? तो अभी कुछ कमाए वो तभी तो 99 से 100 रुपये होंगे। तो उससे उसका घटते गया, उससे और टेंशन बढ़ते गया और टेंशन बढ़ते गया, तो इस तरह उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। तो इसी तरह इसका 95 का ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी के चक्कर में पड़ जाना। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अभी देख लेते हैं हम लोग कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है तो पृथ्वी राज रासो है। तो पृथ्वी राज रासो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। पद्मावत तो नहीं, रामचरितमानस नहीं, पृथ्वीराज विजय, ये तो कुछ ऑप्शन ये अलग दे दिया है। तो पृथ्वीराज रासो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो के लेखक जो होते हैं ये है चंद्रवरदाई।
इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया। पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने उनको दूसरी तराइन की युद्ध में 1192 में हरा दिया था। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्रबरदाई ने लिखी। अभी आगे देखते हैं हम लोग तितली। तितली काफ़ी फेमस ये पुस्तक है। तितली उपन्यास का रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद है। तो आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? अपनी ही आत्मकथा अपने से। तो राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। अभी देखते हैं अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपर्युक्त पंक्ति किस काव्य की है? तो इसका जो है ये यशोधरा की, यशोधरा काव्य की रचना जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा की गई है। काव्य है जिसका प्रकाशन 1933 में हुआ था। यशोधरा महाकाव्य में गौतम बुद्ध के गृहत्याग की कहानी को केंद्र में रखकर लिखा गया है। जो घर से चले गए थे गौतम बुद्ध, उसके बाद तपस्या करने, उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक गया में तपस्या करते करते वो बौद्ध गौतम बुद्ध कहलाए। उसमें बौद्ध या ज्ञान प्राप्त हुआ था। कबीरदास की कौन सी भाषा थी? तो अभी देखना कबीरदास की भाषा जो थी सदुक्कड़ी भाषा थी। सदुक्कड़ी भाषा में कबीरदास की काव्य भाषा जो पंचमेल, खिचड़ी या सदुक्कड़ी कहलाते हैं। कबीरदास का जो प्रमुख रचना है बीजक है, सुखदीन है, वसंत है, ये सब प्रमुख रचना है। तो अभी मैंने एक सेट पूरा कर दिया, उसका मैथ वाला नहीं किया, तो मैथ वाला भी हम लोग कर देंगे। तो मैथ का भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये सेट पहला सेट मैंने दिया है कलर का और कोड रीडर के लिए। तो अगर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह का कुछ न कुछ स्पेशल अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम चलते जा रहे हैं वो मैं अपडेट्स देते रहूँगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।